और सर्वप्रथम आयुर्वेद के इस सत्र में आगे बढ़ने से पूर्व हमारी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के इस ऋषि परंपरा के सभी ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, राज ऋषि, ऐसे सभी संतों को नमन करते हुए और ऐसी ऋषि परंपरा के संभाग परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के पुरुषार्थ को, उनके तप को, तपस्या को नमन करते हुए आज के सत्र में हम आज कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने अब तक आयुर्वेद के विषय क्षेत्र से लेकर आयुर्वेद का विस्तार, आयुर्वेद का परिचय, आयुर्वेद के अष्टांग आयुर्वेद, आयुर्वेद का स्वस्थवत, दिनचर्या, रात्रिचर्या, उसके उपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, पंचमहाभूत, त्रिदोष सिद्धांत, वात, पित्त, कफ, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सब प्रकार से जानने का प्रयास किया है। आज हमने जो ऋतुचर्या के विषय में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि हमने जाना था इससे पूर्व के किस प्रकार से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए और किस प्रकार से हमारी रात्रिचर्या होनी चाहिए। और अब हम जानते हैं ऋतुचर्या के बारे में। हमारे शरीर पर खान पान के अलावा जो ऋतुओं का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के ऋतुओं के समय में हमारे शरीर पर जो हमारी प्रकृति है उसके जो दोष है वात पित्त कफ के, ये त्रिदोष, कभी कोई दोष बढ़ जाता है, कभी कोई कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो दोष बढ़ जाता है उसके प्रभाव का हमारे शरीर पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है और फिर उसके अनुरूप ही हमें अपना व्यवहार और आचरण, दिनचर्या को व्यवस्थित करना होता है ताकि जिस भी कार्य को हम करने जा रहे हैं उसको व्यवस्थित रूप से कर सकें। क्षमा गुरुदेव, एक बार आप बताएंगे? उस दिन हमने दिनचर्या पे तो चर्चा काफी की थी। रात्रिचर्या, जो है चर्या, तो उसमें थोड़ा सा ही था या उसका भी पूरा डिटेलिंग है कुछ? मैंने बताया था कि रात्रिचर्या जो है वो जिस प्रकार से मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने आने पर हमारे शरीर को ऊर्जित करने के लिए जो व्यवस्था है प्रकृति ने की है उसमें रात्रि है, क्योंकि सारे सृष्टि का जो उद्भव हुआ है वो हमारे सूर्य की उपस्थिति में हुआ है। मैंने बताया था इसको। और सूर्य से ही जो हमारी जितनी भी ऊर्जा की किरणें हैं जो प्रत्येक कण कण में व्याप्त हैं, आज का यदि फिजिक्स का सिद्धांत पढ़ें तो अणु को परमाणु में और परमाणु के भी छोटे और बारीक अंश तक जब गए हैं, फोटोन और छोटे उससे भी बारीक कणों की ओर, तो अंततः जो जेनेवा में फिर खोज हुई और जो लास्ट में कण सबसे छोटा पाया गया वो गॉड पार्टिकल जिसको नाम दिया गया, वो ऊर्जा का एक कण है। तो आज ये मान्यता है कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो ऊर्जा का ही केवल बदला हुआ स्वरूप है। अर्थात प्रत्येक वस्तु जो ठोस अवस्था में दिखाई दे रही है, तरल अवस्था में दिखाई दे रही है, गैसीय अवस्था में दिखाई दे रही है, वो ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के संगठित रूप हैं। उसको कलेक्टिव करके, उसका संपीड़न करके उसको एकत्र किया गया है। तो उस एक कहना चाहिए, इसीलिए एक फिजिक्स में सिद्धांत है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा केवल स्वरूप बदलती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। हम जो ये बोल रहे हैं इसमें भी जो ऊर्जा बन रही है वो भी आवाज के रूप में परिवर्तन हो रहा है। हमारे शरीर में से ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। आप जो सुन रहे हैं, आप बुद्धि लगा रहे हैं, आप सुन करके जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वो भी ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है। तो उसमें बॉडी में से जो आपने अपनी ऊर्जा संग्रहण किया था उसमें कमी आ रही है। यानी ऊर्जा अपना स्वरूप सदैव बदलती रहती है। और ऐसे में जब शरीर में ऊर्जा का क्षरण होता है और ऊर्जा का संरक्षण होता है, तो मैंने बताया था कि जो सूर्य के समय पर हमारे शरीर में पाचक रसों का स्राव सबसे अधिक होता है। हमारे शरीर में जो ईंधन बनाने वाली प्रक्रिया है, पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भली भांति काम करता है।
शाम के, इसलिए शाम के बाद सूर्यास्त के बाद भोजन करने के लिए मना किया गया है। जैन समाज इसी को अपनाता है। ऐसे में रात्रि के समय पर फिर जो भोजन हमारे उदर में है, हमारे आमाशय में है, इस आंतों में है, उसकी पाचन प्रक्रिया और अवशोषण की प्रक्रिया चलती है, जिसको परिवर्तित करके ऊर्जा के रूप में शरीर ग्रहण करता रहता है। तो रात्रि का कालखंड फिर ऊर्जा के संग्रहण का है, उसको दोबारा से रिचार्जिंग का है। जो शरीर के हमारे मांसपेशियों में से, सप्त धातुओं में से ऊर्जा खर्च हो चुकी थी, पुनः वापस उसको इकट्ठा करने का है, एकत्र करने का है, यानी रिचार्जिंग का समय है। तो रात्रि के समय केवल मनुष्य मात्र ही नहीं, समस्त जीव जगत, यहाँ तक कि वनस्पति जगत, यहाँ तक कि बाकी जितने भी आप देखे हैं सभी जड़ और चेतन, वो अपनी शक्ति को वापस संग्रहित करते हैं। तो इस प्रकार का जो रात्रि का समय है, ये इसके लिए है। इसलिए मैंने बताया था कि रात्रि के कालखंड में हमें सोने का ही काम करना चाहिए, समय से सो जाना चाहिए और समय से फिर सुबह के समय सूर्योदय से एक पहर पहले उठ जाना चाहिए। उस समय हमारे शरीर में वात की प्रधानता रहती है और हमारे शरीर में उपस्थित फिर अपान वायु शरीर के मल को निष्कासन करने में विशेष भूमिका निभाती है और हमारा शरीर स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त होता है। क्योंकि जब शरीर में से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, विषाक्तता निकल जाती है, विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं, मल निकल जाता है, तो उसके बाद शरीर शुद्ध हो जाता है और फिर नई ऊर्जा ग्रहण करने के लिए पाचक के रूप में हम अपनी सक्रियता को बढ़ा देता है। फिर हम जो कुछ खाते हैं तो आसानी से हमको पचता है। ऐसे में रोग भी सभी दूर रहते हैं। तो रात्रि में हमें अधिकाधिक विश्राम करके गहन निद्रा में जाना चाहिए। अब ये विस्तार से कह सकते हैं कि निद्रा के समय क्या करना है। तो निद्रा अच्छी आपको आए, इसलिए किसी भी प्रकार का आपको उस समय ज़्यादा तनावपूर्ण वातावरण के विषय में नहीं सोचना है। सोते समय आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। योग निद्रा जो आपको सिखाई जाएगी मॉर्निंग के समय में भी, उस योग निद्रा का प्रयोग करके आप डीप ब्रीदिंग के साथ ध्यान में जा करके अपने कर सकते हैं। आप गहरी निद्रा में जाने के लिए मधुर संगीत का आनंद ले सकते हैं। ज़्यादा तेज रोशनी कमरे में नहीं होनी चाहिए। कमरे आपके वेंटिलेशन पूरा होना चाहिए। ऑक्सीजन की उपलब्धता बराबर, उसकी निरंतरता पूरी रात बनी रहनी चाहिए। इसलिए एसी वाला कमरा अच्छा नहीं माना जाता। यदि कूलर वाला कमरा है जिसमें कूलर बाहर से लगा हुआ है, खिड़की के बाहर से, जो बाहर से ताजी वायु भेज रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है, वो अच्छा उत्तम माना जाता है। तो ऐसे में गर्मियों में हम क्या करते हैं, कई बार कमरे के अंदर ही कूलर भी रख लेते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो अंदर की वायु को ही, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित वायु थी, उसी को ठंडा कर रहा है। हमेशा कूलर जो है बाहर खिड़की में लगाना चाहिए, ताकि वो बाहर से शुद्ध हवा ठंडी आपको ताजी भेजता रहे। तो भरपूर ऑक्सीजन जब मिलेगी तो आपके शरीर में फिर ऊर्जा भी संग्रहित होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही जो ईंधन आपका ग्लूकोज है, उसके संयोजन से एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण कोशिका में होता है। ये बताया था। ये अभी विस्तार से आएगा, ये 2-4 दिन के सत्र के बाद फिर आपका शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ाएंगे। उसमें पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र में किस प्रकार से क्रियाएं होती हैं, तो आप प्राणायाम कर रहे हैं या योग कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उसका शरीर में कैसे प्रभाव हो रहा है, तो इसको बताया जाएगा। तो ये तो था रात्रिचर्या के बारे में। इसलिए बताया था कि जो लोग रात्रि में कहीं नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, क्योंकि आधुनिक जगत में इस तरह की व्यवस्था बन गई है कि नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है, तो लंबे समय तक इसलिए उनको ऐसे ड्यूटी में नहीं रखा जाता, और लंबे समय तक किसी व्यक्ति को इसके लिए रहना भी नहीं चाहिए। यदि उसको दबाव देकर रखा जाता है तो मना कर दे। ऐसी नौकरी करने से अच्छा है कि आदमी स्वस्थ रहे। जिंदा रहेगा तभी तो उसके पैसे का उपभोग करेगा, लेकिन ऐसी नौकरी का क्या फायदा है जो पूरे शरीर का सिस्टम बिगाड़ दे, शरीर में बीमारियां आ जाए। और जितना पैसा आपकी तनख्वाह से नहीं मिलेगा, उस काम से नहीं मिलेगा, पता लगेगा उससे कहीं अधिक आपके शरीर के फिर अंगों की रिपेयरिंग में लग जाएगा, उनके कहना चाहिए बदलवाने में लग जाएगा, उसको ठीक करने में लग जाएगा, उनकी साफ सफाई में लग जाएगा। तो इसलिए रात्रि का समय हमें अपने शरीर की ऊर्जा के संग्रहण के लिए ही रखना है। तो इसलिए सोना, रात्रि मतलब सोने के लिए जाना। तो ऋतुचर्या के बारे में बताता है, इसे ही हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार की वो जो प्रकृतियां हैं उसका प्रभाव रहता है। तो रात्रि के समय पर जब हम देखते हैं कि हमारा शरीर ऊर्जित हो रहा है, ऐसे ही
जब ऋतु कोई हमारे देखा जाए तो भारत में सबसे जितने भी प्रकार की ऋतुओं का मौसम का ज़िक्र करते हैं, जिस प्रकार की भी स्थल का भूमि का ज़िक्र करते हैं, वो सब पाई जाती है। रेगिस्तान भी है यहाँ, पहाड़ भी हैं, बर्फीला इलाका भी है, समुद्री इलाका भी है, समुद्र तटीय बहुत बड़ा क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, जो घाटी क्षेत्र कहा जाता है। तो यानी सभी प्रकार की जलवायु भारत में मिलती है। भारत में 3 मौसम, जैसे कि हमने कहा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, 3 होते हैं। और ये जाड़ा, गर्मी, बरसात 6 ऋतुओं में बटे होते हैं। कौन-कौन सी ऋतु है? ये है बसंत। बसंत कब शुरू होता है? ये जब नववर्ष प्रतिपदा आती है, उससे पूर्व से बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, फिर शरद, हेमंत और शिशिर। तो बसंत ऋतु आती है जब सर्दी समाप्त होने लगती है। और ये बसंत ऋतु में एक-एक ऋतु जो है वो 2-2 मास की होती है। हमारे जो हिंदी महीने हैं, उसके हिसाब से भी हमारे 2-2 महीने, एक ऋतु में 2 महीने की होती है। जैसे कि बसंत ऋतु जो है, उसमें चैत्र और वैशाख, तो नववर्ष चैत्र वर्ष प्रतिपदा जो है, पहला दिन जो अभी 2 तारीख को हुआ, जिसमें नवरात्रे शुरू हुए थे, तो नववर्ष प्रारंभ हुआ। तो ऐसे समय में महीना लगा शुरू, पहला महीना हमारा चैत्र का महीना। फिर इसके बाद आता है वैशाख का महीना, जो कि लगभग 13-14 अप्रैल, हाफ आधे अप्रैल से शुरू होता है। उसके बाद ये 2 महीने का बसंत ऋतु हो गई। इसके बाद फिर आता है गर्मी का महीना, ग्रीष्म। उसमें 2 महीने आते हैं, ज्येष्ठ और आषाढ़। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है हमारा वैशाख का। और फिर आगे जब जेठ का महीना आएगा, ज्येष्ठ बोलते हैं उसको संस्कृत में, तो ज्येष्ठ के महीने में खूब भयंकर गर्मी दिखाई देती है। और फिर आता है आषाढ़। ये 2 महीने ग्रीष्म काल के रहते हैं। आषाढ़ में भी बहुत गर्मी होती है। साथ में आषाढ़ के महीने में धीरे-धीरे बादलों का भी आना शुरू हो जाता है, कभी-कभी वर्षा की संभावना भी दिखाई देती है। उससे धरती पर उल्टा गर्मी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो गर्मी बरसात होने के बाद फिर वाष्प में बदल जाती है। वो शरीर का पित्त को कुपित करती है। ऐसे ही ग्रीष्म के बाद फिर आता है अगला हमारा वर्षा काल। तो वर्षा काल के 2 महीने होते हैं, एक श्रावण, एक भाद्रपद। सावन भादो जिसको बोलते हैं आप, श्रावण और भाद्रपद। उसके बाद महीना आता है फिर शरद काल का, जिसमें हल्की ठंड शुरू हो जाती है। और वो महीना है हमारा आश्विन और कार्तिक। आश्विन में हल्के-हल्के ठंड रात्रि में शुरू होती है, और फिर कार्तिक आते-आते ठंड वो पूरी दिन में भी शुरू हो जाती है। तो शरद काल। फिर आता है भयंकर ठंड का महीना, जिसे हेमंत कहते हैं। और हेमंत में हिंदी महीने हैं कौन-कौन से? मार्गशीर्ष और पौष। पूस का महीना जिसको कहते हैं, कि पूस की ठंड पड़ रही है साहब। पूस का चिल्ला पड़ा है 40 दिन का, बहुत ठंड पड़ रही है। ये मार्गशीर्ष और पूस, ये भयंकर सर्दी के शीतकाल के समय है। उस समय पर काफ़ी ठंड रहती है, और शरीर के अंदर जो पित्त है, वो हमारा सक्रिय रह करके वो हमारा पाचन को सक्रिय कर देता है। तो उस समय में जो भी कुछ खाते हैं वो आसानी से पच जाता है, और हमारे शरीर को लगता है ऊर्जा मिलती है। उन दिनों में खाया हुआ जल्दी पच जाने से फिर क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का संग्रहण होने लगता है। अगर हमें 2000 कैलोरी खर्च करनी थी, और हमने भोजन खाया है, और वो सारा कन्वर्ट हो गया ईंधन के रूप में, 3000 कैलोरी इकट्ठा हो गया, तो जो 1000 बचेगी वो हमारे शरीर में उसका संचय हो जाएगा, इकट्ठा फैट के रूप में शरीर उसको रोक लेगा, कहीं भी स्टोर कर लेगा। तो शरीर उन दिनों हमारा स्वस्थ हो जाता है, हमारे मोटे हो जाते हैं जाड़ों के दिनों में।
ऐसे ही अगला महीना जो आता है फिर, जब ठंड उतरनी शुरू होती है, वो कहलाता है महीना शिशिर ऋतु। और शिशिर ऋतु में महीना एक आता है माघ और फागुन। माघ और फाल्गुन बोलते हैं, फागुन तो सामान्य भाषा में बोलते हैं, फाल्गुन, माघ और फाल्गुन। तो ये माघ और फागुन का महीना जिसमें होली आती है, आप देखते हैं सर्दी खत्म हो गई, होली जलाई गई, खेलते खूब अपना, फिर परिवर्तन हो जाता है, वातावरण में भी गर्मी प्रारंभ हो जाती है। तो हमारी जो ऋतुएं हैं, ये इनमें जो हमारे वात पित्त कफ की स्थिति है वो बदलती रहती है। तो जैसे कि हम देखें तो जो वात दोष है, ये वर्षा काल में सबसे अधिक प्रकोपित हो जाता है। और जैसे ही जैसे सर्दी शुरू होती है, शरद काल जब शुरू होगा, तो शरद के मौसम में फिर आकर के ये शरद ऋतु में धीरे धीरे इसका शमन होने लगता है। ऐसे ही पित्त जो है, पित्त का प्रभाव हमारे ये प्रारंभ हो जाता है बढ़ना कब, वर्षा के समय पर। और शरद काल आते आते फिर शरीर इसमें इसकी उपस्थिति शरीर में बहुत उच्च अवस्था हो जाती है। और फिर जब सर्दी उतरने का समय आता है, हेमंत ऋतु आती है, तो हेमंत ऋतु आते आते फिर ये धीरे धीरे पित्त शांत हो जाता है, शांत होने लगता है, इसका प्रशमन हो जाता है। ऐसे ही तीसरा दोष जो हमारा कफ का है, ये कफ का दोष भी ये शिशिर ऋतु में जब सर्दी थोड़ी बढ़नी प्रारंभ हुई है, सर्दी उतरनी शुरू हुई है शिशिर ऋतु में, तो उस समय पर ये कफ जो है इकट्ठा होना शुरू होता है। और सर्दी के कहने चाहिए फागुन का महीना समाप्त होते होते ये फिर प्रकोपित हो जाता है और ये बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि वातावरण में गर्मी प्रारंभ हो जाती है, सूरज दिन में सूरज है, रात में ठंडा है। तो ऐसी स्थिति में जो कफ हमारा था जमा हुआ था, वो सब कफ अब पिघलने लगता है। तो इन दिनों में आपको जो जुकाम की समस्या है आपको अक्सर वो ज्यादा दिखाई देती है, जिन दिनों में होली का महीना आता है, क्योंकि रात में ठंडा है, सुबह गर्म है। तो और ग्रीष्म काल फिर आते आते ये कफ बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फिर ग्रीष्म काल आते आते शरीर में वात बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बात बाहर भी जल तत्व को गर्मी जो है, सूरज की गर्मी वो सोखने लगती है और वातावरण में नमी कम हो जाती है। तो वो रुक्षता, जो वात की रुक्षता है, वो रुक्षता फिर धीरे धीरे शरीर को प्रभावित करती है। मैंने वात में बताया था कि वात की रुक्षता के कारण से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो बार बार प्यास लगती है और बार बार हम पानी ज़्यादा पीते हैं। उससे क्या होता है कि हमें पानी ज़्यादा पीने से फिर भोजन कम खाया जाता है, और जब भोजन कम लेते हैं तो फिर शरीर में जो हमारा संचित ऊर्जा है फैट के रूप में वो प्रयुक्त होती है, और इसीलिए गर्मियों में हम थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। जाड़ों में जहाँ पर हम हमारा शरीर वृद्धि करता है, हम तंदुरुस्त होते हैं, वहीं पर गर्मियों में हम क्योंकि खाना समय हम कम मात्रा में ले पाते हैं, तो ऐसे समय में फिर हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि पानी हम अधिक मात्रा में पीते हैं। तो ये जो कारण है ये सारा सूर्य से ही संचालित होता है। जैसे रात्रिचर्या के बारे में कहा सूर्य से था, तो ये सूर्य का जो हम आपने देखा होगा, चूंकि पृथ्वी 23 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो वो घूमते घूमते साल में 2 बार ऐसा आता है कि कई बार एक बार सूर्य जो है वो पृथ्वी के उत्तर की ओर हो जाता है, और एक बार शीतकाल में वो दक्षिण की ओर चला जाता है। तो जब जिस वक्त दक्षिण की ओर अयन उसकी गति होती है, इसको कहा जाता है उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण की ओर जब वो चलता है तो वो उत्तर की ओर जाते जाते सूरज ऊपर की ओर आ जाता है। बिल्कुल आप देखते हैं इन दिनों जब महीना शुरू होता है फागुन का, तो उस वक्त से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। तो उत्तरायण प्रारंभ होते ही जनवरी के महीने से फिर धीरे 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 सूर्य उत्तर की ओर जाने लगता है, पृथ्वी का झुक जाती है दक्षिण की ओर। तो उत्तर की ओर आने से फिर सूर्य की तेजी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है पूरी पृथ्वी पर। तो ये
उत्तरायण का महीना कहलाता है। तो सूर्य की उपस्थिति ही हमारे मौसम पर और यहाँ तक कि हमारी सारी प्रकृति पर, सारे जीव जंतुओं पर, वनस्पति जगत पर प्रभाव डालती है। तो हमारे शरीर पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो हमारे शरीर के जो वात पित्त कफ दोष है वो भी कम और बढ़ती होते रहते, उतरते चढ़ते रहते हैं। तो वो हमारे स्वास्थ्य को, हमें उसी के अनुरूप खान पान रखना है। तो इसीलिए अब अगर प्रत्येक काल का क्षमा कीजिए, देखें। जी। उत्तरायण में ये बात कफ पित्त का जो दोष होता है वो बढ़ता है या घटता है? उत्तरायण में जब जाते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है, तो कफ प्रकोपित होकर के पिघल जाता है। और शुरुआत में वो पिघल के निकल जाता है, लेकिन जब ग्रीष्म पूरी गर्मी आ जाती है तो फिर हमारे शरीर में पित्त बढ़ने लगता है। तो जब शुरुआत में उत्तरायण की ओर प्रारंभ करते हैं तो जो कफ हमारे शरीर में जमा हुआ था शीतकाल में, जब कफ का प्रकोप था, वो कफ पिघलना शुरू हो जाता है, तो वो बाहर निकलने लगता है। तो इसलिए जब गर्मी शुरू होती है, यानी होली के आसपास से, जब चैत्र का महीने उधर शुरू होता है, तो उस समय पर हम देखते हैं कि हमारे शरीर का जो कफ जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और फिर कुछ समय बाद वो शांत हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी और बढ़ती चली जाती है। फिर वातावरण में नमी कम हो जाती है, सूरज की गर्मी जो है वो नमी को खत्म कर देती है। ऐसे में कफ जो है फिर नहीं रहता वहां पर। फिर वहां पर क्या होता है, फिर पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। जल और अग्नि दोनों क्या है, पित्त है। तो इन महाभूतों की जब प्रधानता हो जाती है तो फिर शरीर में पित्त बढ़ने लगता है। तो पित्त के बढ़ने से फिर हमें शरीर में जब अग्नि ज्यादा परेशान करती है तो हम उसके लिए फिर शांत करने के लिए बार बार जल पीते हैं। तो ऐसे में शरीर के अंदर सूर्य के उतरने से, सूर्य के चढ़ने से, दक्षिणायन जाने से, उत्तरायण जाने से बराबर हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ते रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक ऋतु में, चाहे शीतकाल हो, ग्रीष्म काल हो या वर्षा काल हो, तीनों ऋतुओं में, तीनों हमारे मौसम में हमें किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका सामान्य ज्ञान हमको होना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी सी चर्चा हम इसकी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि शीतकाल में हमारा आहार विहार क्या हो। शीतकाल में हमारा आहार विहार मतलब, आहार मतलब भोजन वगैरह से संबंधित, और विहार माने आचरण, किस प्रकार का हमें व्यवहार करना है। तो शीतकाल हमारा, जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य के लिए बहुत सर्वोत्तम मौसम रहता है। दिन इसमें छोटे हो जाते हैं, रात लंबी हो जाती है, तो शरीर को चार्ज करने के लिए, शरीर की बैटरी को चार्ज करने के लिए समय ज़्यादा मिलता है, यानी सोने के लिए समय ज़्यादा मिलता है। और पाचक शक्ति हमारी बहुत तेज हो जाती है। तो ऐसे में जो भी पर्याप्त भोजन हमको मिलता है वो हमारे सब भोजन को अच्छे से पचा करके ईंधन में परिवर्तित करता है। अगर पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है जाड़ों में, शीतकाल में, तो फिर ऐसे में वो जो हमारे शरीर की बढ़ी हुई अग्नि है, पाचाग्नि है, वो फिर हमारे धातुओं का भक्षण करने लगती है। वात रोग कुपित हो जाता है ऐसे में। जबकि जितना भी भोजन हम उस समय लेते हैं, जाड़ों में गरिष्ठ भोजन भी लेते हैं, पराठे भी खाते हैं, तले हुए पकौड़े भी खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, और भी इस तरह के जो आइटम, गरिष्ठ भोजन, लड्डू खा रहे हैं, तिल खा रहे हैं, है ना, तिल का प्रयोग किया जाता है। और भी ऐसे ऑयली बहुत से तेलीय पदार्थ हैं जिनका हम सेवन करते हैं, तो वो सारे सबका पाचन शीघ्रता से हो जाता है, और वो आसानी से पचने के बाद वो फिर हमारे शरीर में संग्रहित भी हो जाते हैं। जितनी मात्रा में खर्च होना होता है वो खर्च। जाड़ों में शरीर को गर्म रखने के लिए शीतकाल में यदि सामान्य अवस्था में 1800 से 2000 कैलोरी खर्च हो रहे हैं, तो जाड़ों में उस सर्दी से भी निपटने के लिए 200-300 कैलोरी एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में ऊर्जा ही अपना स्वरूप परिवर्तित कर रही है। तो उस सर्दी से भी लड़ने के लिए जो हमारी कैलोरी थोड़ी सी खर्च होती है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर, चूंकि पाचन बहुत अच्छा होता है, तो उन दिनों में हमारा खाया हुआ इतना अच्छा से उसका पाचन हो जाता है कि वो सारा ग्लूकोज जो है, फिर जो एक्स्ट्रा बचता है वो कैलोरी के रूप में उसको, उस कैलोरी को फिर वापस ग्लूकोज को
शरीर कन्वर्ट कर देता है फैट में, और फैट पे वो जगह शरीर के जहाँ भी उसको लगता है वहां पर वो जमा कर लेता है। तो हमारे जो हमें क्या खाना चाहिए उन दिनों में, जाड़ों में, जबकि हमारी पाचन अग्नि बहुत तेज है, तीव्र है उस समय, तो हमें जितने भी चिकनाई वाले पदार्थ हैं, मक्खन, घी, तेल, इनका खूब प्रयोग कर सकते हैं। मधुर मीठा जो है, ऐसे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। लवण, अम्ल रक्त युक्त और जितने भी प्रकार के पोषक हमारे मेवे वगैरह हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। जितने भी गरिष्ठ हमारे इस दिन को समझते हैं कि ये गरिष्ठ भोजन है, उनका भी सेवन शीतकाल में किया जा सकता है। तो उसमें शुद्ध घी है, हमारा मक्खन है, मलाई है, तेल है, दूध है, मक चावलों की खीर है, मखाने की खीर है, उड़द की खीर है, तिल है, रबड़ी, मलाई, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा शहद है, फिर उन दिनों में गन्ने गन्ने का रस है, गन्ने की खीर है, ये आप खूब खा सकते हैं। हलवा, मुरब्बा, पिट्ठी, लड्डू तरह-तरह के, ये जितने भी जाड़ों में गरिष्ठतम भोजन मिलता है, ये सब उन दिनों खाएँगे तो और उससे हमारे शरीर को लाभ ही मिलेगा, क्योंकि वो सब पाचन होकर के ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होने वाले हैं। उन दिनों फल भी आप देखते हैं बहुत सारे आते हैं, और ऐसे पदार्थ आते हैं जो शीत को हमसे दूर रखते हैं, सर्दी को दूर रखते हैं। तो विटामिन सी की अधिकता वाले पदार्थ होते हैं, जिसमें थोड़ा-सा खट्टापन होता है, विटामिन सी। तो उसमें जैसे संतरा है, हमारा मौसम्मी है, आंवला है, सेब है, ये सब बहुतायत में रहते हैं। चीकू है, ये जाड़ों में खूब आता है। तो ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, गर्म होते हैं, उष्णवीर्य होते हैं। इसके अलावा सब्जियों में भी परवल है, बैंगन है, गोभी है, भिंडी है, जिमीकंद है, टमाटर है, गाजर है, सेम है, मटर है, जितने भी बहुत सारी फलियों वाली सब्जियां हैं, मेथी, पालक, बथुआ, ये सब बहुत गर्म माने गए हैं, यानी ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। और ये सब हमारे शरीर को अच्छे से पाचन के साथ साथ फिर शरीर को ऊर्जा भी देते हैं, और हमारे शरीर के लिए उस समय फिर एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के संग्रहित हो जाते हैं। उन दिनों में हम जो सूखी अदरक का प्रयोग करते हैं, वो हमें करना चाहिए, सौंठ जिसे बोलते हैं, और गुनगुने पानी का सेवन करना। जितने भी उष्णवीर्य पदार्थ हैं, गर्म तासीर वाले, उनका सेवन करना चाहिए। काली मिर्च है, अजवाइन है, इनका सेवन हम देखते हैं कि हम ऐसे अपने सब्जी के मसालों में करते हैं, तो वो हमारे लाभकारी रहता है। ये सभी इस तरह के पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक रहते हैं, और इनके सेवन से हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ ही मिलता है। व्यवहार के रूप में भी हम देखें, उन दिनों हम मन प्रफुल्लित रहता है, शरीर में ऊर्जा रहती है, तो काम हम जितना भी अधिकतम करना चाहे कर सकते हैं। जबकि दिन छोटे हो जाते हैं, काम करने का समय कम मिलता है, लेकिन फिर भी हम अधिक काम कर सकते हैं। तो मन प्रसन्न रहित और चिंता मुक्त होकर के यदि हम अपना प्रातः काल से ही प्राणायाम और जो हमारी दिनचर्या है उसको ठीक से शुरुआत करें, तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर जो है हमारा एक्टिव रहता है। तो सुबह-सुबह यौगिक प्राणायाम करना, तेज चाल से चलना, टहलना जिसे कहते हैं, व्यायाम, योगासन, ये शीतकाल में बहुत लाभकारी है। जबकि मैंने देखा बहुत सारे शीतकाल में योग करने वाले जो है उल्टा कमरों में और रजाई में घुस जाते हैं। जबकि हमें शीतकाल में अधिक व्यायाम और योगासनों का प्रयोग करना चाहिए। उस समय शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, तो हमारी जो कार्य क्षमता है दिन भर में काम करने की, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जैसे मैं दिनचर्या में बताया था कि तेल मालिश है, तो जाड़ों में तेल मालिश ज़रूर करें, क्योंकि शरीर में पित्त के प्रकोप के कारण शरीर में जो तेलीय अंश है, वो उड़ने लगता है, जलीय अंश कम हो जाता है। तो तेल के जलीय अंश भी रुकता है, और तेल जो है हमारा, वो वात को भी फिर कुपित नहीं होने देता। और तेल मालिश से फिर जैसे हमारे जो फोड़े फुंसियाँ हैं स्किन पर, चूँकि पसीना आ रहा है बार-बार, और उसमें वायरस बैक्टीरिया भी हवा से उसमें आके बैठे हैं, तो वो जो कोई संक्रमण हो सकता है वायरस बैक्टीरिया का, जीवाणु विषाणु का, तो उससे भी बचने के लिए हमारे मालिश करके नहाना, उपटन करके नहाना, ये जाड़ों में बहुत अच्छा रहता है। तो तेल में कपूर डालकर लगाने से जोड़ों का दर्द और गठिए में भी हमारा आराम मिलता
भी, लेकिन सीधा ठंडी हवा में जाने से बचना चाहिए। जब सर्दी होती है तो सर्दी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे स्किन में हमारी ने मालिश की तो उससे हमारी जो शरीर त्वचा के जो मृत कोशिकाएं हैं उनकी रबिंग करके हमने सफाई कर ली, क्योंकि गर्मियों में तो पसीना आ जाता है, पसीने के साथ निकल जाता है, लेकिन जाड़ों में पसीना नहीं आता, तो वो त्वचा में रुके रहते हैं बहुत सारी विषाक्तता। तो जब मालिश करके नहाते हैं तो उससे वो विषाक्तता साफ हो जाती है। तो इसलिए जाड़ों में मालिश जरूर करनी चाहिए। और जो हमारा दिन में है, तो दिन में भी हमें हल्की धूप में जरूर बैठना चाहिए। विटामिन डी की पूरी उससे पूर्ति मिलेगी। और विटामिन डी अगर पूरे मात्रा में शरीर में रहेगा तो फिर जो कैल्शियम और दूसरे खनिज लवण हैं उनकी भी शरीर को आसानी से उनको रोक पाएगा। नहीं तो जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कितनी भी मात्रा में आप देखें, चाहे बेशक चूना डली लेकर खाएं, लेकिन चूना शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी का कार्य उसके शरीर में बांधना है, रोकना है। तो उसके लिए आप जाड़ों में ये नहीं कि धूप से बच के रहें, बिल्कुल धूप में भी आपको बैठना चाहिए। और धूप सेकने के लिए एक हमेशा नियम है कि जब कभी भी आग से सेकें तो वो सामने से, अग्नि के सामने से सेकें, और यदि धूप सेकें तो पीठ से सेकनी चाहिए। तो शरीर पर कम कपड़े करके धूप में हमें जरूर प्रतिदिन जाड़ों में कोशिश करें कि हमें सेकने का समय मिले। और पर्याप्त मात्रा में हम गर्म वस्त्र, ऊनी वस्त्र धारण करें। जहाँ गर्मियों में हम सूती वस्त्र धारण करेंगे, ढीले वस्त्र धारण करेंगे, हल्के रंग की करेंगे, जाड़ों में गहरे रंग के कर सकते हैं, क्योंकि गहरा जो काला रंग है वो ऊष्मा का अवशोषक होता है, सोखने वाला होता है। तो ऐसे में गहरे रंग के कपड़े, हम ऊनी कपड़े पहने। और रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध आपको सेवन करना चाहिए। तो हल्दी भी अपने आप में, जहाँ बहुत सारे हमारे शरीर के कहना चाहिए एलर्जी को दूर करने वाली है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, बहुत सारे गुणों के साथ वो शोथ सूजन को कम करने वाली है, घाव को भरने वाली है। तो ऐसे में हल्दी का सेवन जब आप करते हैं तो थोड़ा वो उष्णवीर भी है, गर्म तासीर उसकी होती है। तो जाड़ों में उसकी मात्रा 1 चम्मच तक प्रतिदिन की कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आते हुए जैसे अब गर्मी प्रारंभ हो गई है तो हल्दी की मात्रा अब धीरे धीरे हम चौथाई चम्मच तक ले जाएंगे, तो 1/4 चम्मच। लेकिन हल्दी हमें लेनी प्रतिदिन चाहिए, बेशक मात्रा उसकी कमती बढ़ती कर सकते हैं, तो अब जैसे आजकल कम कर देंगे। तो जो लेकिन हल्दी का जो पिसा जी, हुआ पिसा हुआ हल्दी अच्छी होती है, जो आजकल टुकड़ों में मिलती है जैसे अदरक की तरह, वो अच्छी ज्यादा होती ऐसा है, ताजी हल्दी बहुत कम लोगों को मिल पाती है। जिनको मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, उसको कद्दूकस करके आप दूध में अच्छी तरह पका सकते हैं। और लेकिन नहीं मिलती है तो आप सूखी हल्दी पिसी हुई लेकर के उसको दूध में मिला के उसको हटाकर पी सकते हैं। तो इस उसी संबंध में मैंने मात्रा बताई। लेकिन अच्छी हल्दी हो तो पतंजलि की हल्दी ले सकते हैं आप, कम से कम विश्वसनीयता है कि हाँ ये प्योर होगी। तो उसका गर्मियों में 1/4 कर देंगे, मात्रा कम कर देंगे, नहीं तो पित्त ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो पहले से ही पित्त बढ़ रहा है गर्मियों में तो फिर वो और दिक्कत होगी। पित्त इन दिनों कुपित होकर के गर्मी बढ़ा देता है। अच्छा, जो अपत्य आहार विहार रहेगा, जो हमें सेवन नहीं करना है आहार में भी विहार में भी, तो जितने भी हल्के शुष्क रूखे जो हमारे वातवर्धक खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना है। कटु, तिक्त व कषाय रस वाले खाद्य पदार्थों का और पेय पदार्थों का भी सेवन नहीं करना है। इन दिनों में बासी भोजन और ज्यादा ठंडे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना है। इससे अतिरिक्त खटाई में इमली, खट्टा दही, आम का अचार आदि जो है वो भी, इनका सेवन भी बहुत अल्प मात्रा में करें। अधिक मात्रा में सेवन इनका वो आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। तो ये था हमारा शरद ऋतु के लिए। अब हम देखते हैं शरद के बाद जब ऋतु बदलती है तो पहले आती है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु
में क्या होता है कि सूरज की रोशनी और गर्मी धीरे-धीरे बढ़नी प्रारंभ हो जाती है, सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है, सूर्य जो है उत्तरायण की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है। और ऐसे में जब धीरे-धीरे वातावरण में सर्दी खत्म होती है, रात भी दिन भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे समय में वनस्पति जगत भी जो है वो नई अपनी कोपले, नई उसमें चेतना, नई जीवन उनमें प्रारंभ होता है। पुराने पत्ते झड़ जाते हैं पतझड़ के साथ और नई कोपले फूटनी शुरू हो जाती हैं। तो बसंत ऋतु का उसको आगमन कहते हैं। तो बसंत ऋतु के साथ हमें लेकिन उन दिनों में हमें कफ का जो कुपित हुआ था जाड़ों में, उससे वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो उसके कारण से हमारे को खांसी, जुकाम, नज़ला, दमा, गले की खराश और टॉन्सिल्स का हो जाना, पाचन में कमी हो जाना, जी मिचलाना, इस प्रकार के शरीर में दोष और कष्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उससे हमारा शरीर प्रभावित होता हुआ दिखाई देने लगता है। क्योंकि सूरज का तेज बढ़ने से और चंद्रमा की जो शीतलता रात्रि की वो कम होने लगती है, तो वातावरण में जलीय अंश नमी जो है वो कम होने लगता है। और जब जलीय का अंश कम होता है तो जो वस्तुओं में जो चिकनाई है, स्निग्धता है, चिकनापन है, वो भी कम होने लगता है। तो उसके कारण से हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी उसका प्रभाव पड़ता है और ऐसे पदार्थों के सेवन करने से फिर शरीर में भी खुश्की और रूखापन बढ़ना शुरू हो जाता है, बात बढ़नी शुरू हो जाती है। तो शरीर में भी हमारी दुर्बलता प्रारंभ हो जाती है। तो जो अतिरिक्त हमने ऊर्जा शीतकाल में संग्रहित की थी, वो फिर काम आने लगती है शरीर की। तो ऐसे में जितने भी अम्लीय, मधुर और लवण रस वाले खाद्य पदार्थों से हमारा कफ और भी कुपित होने लगता है, तो इसलिए इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। कब? बसंत ऋतु, जब मौसम बदल रहा है। क्या-क्या खाना चाहिए हमें? पथ्य आहार विहार क्या हो हमारा? ऐसे समय पर एक तो बासी भोजन ना करें, ताजा सुपाच्य भोजन करें, कटु, तीक्ष्ण व कषाय पदार्थों का सेवन फिर अब लाभकारी है। मूंग, चना, जौ, राई, पुराना गेहूं, चावल, अंकुरित चना, मक्खन लगी रोटी, हरी शाक सब्जियां या सब्जियों का, हरी शाक सब्जियों का या और बाकी सब्जियां उनका सूप। इसके अतिरिक्त सरसों का तेल, ये उस समय फिर लाभकारी रहता है। सब्जियों में भी आप देखते हैं कि जब मौसम बदलता है उन दिनों पे करेला शुरू हो जाता है, ये हमारे शरीर के लिए लाभकारी रहता है, कटु रस वाला है। लहसुन है, पालक है, केले के फूल हैं, जिमीकंद है, कच्ची अपनी मूली है, नीम की नई कोपलें इन दिनों खानी चाहिए, वो शरीर में लाभ करती हैं। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आंवला, धान की खील, खसखस का जल, नींबू और मौसमी फल, इनका हमें सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म काल में स्नान के उपरांत सुगंधित पदार्थ का लेपन अवश्य करें। उससे शरीर को आपके सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, शीतलता मिलेगी, तो ये उसका सही रहेगा। जो बसंत ऋतु में अपथ्य आहार विहार है, वो क्या हो कि उसमें उससे ऐसे समय में फिर भारी चिकनाई युक्त खट्टे खट्टे में जैसे इमली, अमचूर, आम का अचार, ये इस तरह से नहीं लेने हैं और ज़्यादा मीठे जैसे गुड़ और शक्कर है, इनका भी सेवन कम कर देना है। या शीत प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन जो है वो फिर हमें नहीं करना है। इसके अतिरिक्त नया अनाज, जो इन्हीं दिनों में नया अनाज आता है, तो हमें उसका सेवन नहीं करना चाहिए। नया अनाज है, उड़द है, जो गरिष्ठ होता है, पचने में कुछ समय लगता है, तो उनका सेवन ना करें। खट्टी मलाई है या और भी जो भी भारी भोजन है, और जाड़ों में जैसे हम खजूर वगैरह का सेवन करते हैं, तिल का सेवन करते हैं, रेवड़ी वगैरह गज्जक के रूप में, उनके लड्डू के रूप में, पिट्ठी लेते हैं, पिन्नी वगैरह ऐसे के लड्डू बनते हैं, वो जो खाते हैं।
गोंद वगैरह, ये ऐसे सभी पदार्थों का सेवन फिर निषिद्ध है, फिर नहीं लेना है। इसके अलावा हमें चूंकि अभी नया नया गर्मी शुरू हुई है, तो रात्रि में ठंडक रहेगी, ओस पड़ती है, तो इसलिए रात्रि में नहीं सोना है बाहर खुले में। बसंत ऋतु में बाहर नहीं खुले में सोना चाहिए, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी है और रात्रि में फिर जाकर के फिर ओस पड़नी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में बहुत खतरनाक स्थिति है। तो ऐसे में नहीं सोना चाहिए, शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और ऐसे ही जब दिन में बहुत गर्मी है, तब आपको दिन में सोना ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक रहता है। तो इसलिए बसंत ऋतु से ही दिन में सोना हमें बंद कर देना चाहिए। जब फिर जेठ का महीना जो आता है, कहना चाहिए ज्येष्ठ और उसका मार्च का, इस महीने में आकर के दिन के जब बहुत चरम स्थिति पर होता है सूर्य, तब हमें 1-2 घंटे का भोजन के बाद विश्राम अवश्य कर लेना चाहिए। उस समय धूप में नहीं निकलना चाहिए। बस दिन में केवल 1 या 2 महीने, 1.5 महीने जो है, वो केवल सोने के लिए आयुर्वेद ने हमको अनुमति दी है। बाकी दिन में कभी भी सोने के लिए मना किया गया है। ऐसे ही अब पूरी तरह से जब ग्रीष्म ऋतु आ गई, तो ग्रीष्म ऋतु में फिर क्या हमको आहार-विहार रखना है। अब पूरी तरह गर्मी जब आ गई है, तो ग्रीष्म ऋतु में सूरज का ताप पूरे चरम पर है। वातावरण में से पूरा जलीय अंश उड़ चुका है, रुक्षता है बहुत ज़्यादा, कहीं कोई चिकनाई चीज़ नहीं है, वस्तुओं में भी सब रूखापन आ चुका है। आपको स्निग्धता वस्तुओं में भी, खाद्य पदार्थों में भी नहीं दिखाई देगी, चिकनाई सब सोख ली जाती है और उसका शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है फिर। हमारी जो सप्त धातुएँ हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, बीज, ये भी धीरे-धीरे क्षीण होने लगते हैं, कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। और अधिक जल पीने के कारण पहले से ही जो हमारे शरीर के जो अमीनो एसिड वगैरह हैं, पाचक रस हैं, वो पहले ही पतले हो जाते हैं। तो जो हम कुछ खाते भी हैं, तो वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होता ईंधन में, ग्लूकोज़ में। तो हमारा पाचन भी धीरे-धीरे ईंधन में कम हो जाता है। और पाचन की प्रक्रिया बढ़ जाने से फिर कई बार ये होता है कि हमारे आंतों में जो अम्ल पतले हो जाने के कारण से जीवाणु, विषाणु का वायरस, बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है। इसलिए इन दिनों में हल्के से भी लापरवाही से, ज़रा सी भी गंदगी पेट में जाने से हम देखते हैं कि तुरंत पेट खराब होता है और हमको उससे संबंधित रोग दिखाई देने लगते हैं। उल्टी आती है, चक्कर आना है, दस्त हो जाना, डिसेंट्री जिसे के बोलते हैं, पेचिस है। इसके बाद पित्त की अधिकता के कारण से हमारे प्यास बहुत बढ़ जाती है, कई बार बुखार चढ़ जाता है, पूरे शरीर में जलन रहने लगती है, हमारे शरीर पर फोड़े फुंसियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। रक्त में भी पित्त बढ़ जाता है, तो रक्त पित्त की स्थिति आ जाती है। चक्कर आना, सिर दर्द हो जाना, ये भी इन दिनों में सामान्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इन दिनों में हमारा आहार-विहार भी बहुत संतुलित होना चाहिए। ऐसे में हमारा हल्का जो हमारा आहार हो, पथ्य आहार जिसको बोलते हैं, वो क्या हो? पथ्य आहार-विहार में हमारा हल्का, चिकना, मधुर रस वाला, सुपाच्य, शीतल, तरल पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। यानी उसमें पौष्टिकता भी हो, तो सूप आप पी सकते हैं, जैसे उसका सब्जियों का रस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। शीतल और तरल पदार्थों का सेवन हमको करना चाहिए। जल भी थोड़ा आप ज़्यादा ठंडा जल तो फ्रिज का कभी पीना ही नहीं चाहिए। मना किया जाता है, आचार्य वाकभट्ट ने तो बहुत मना किया है कि केवल गर्मियों में उतना ठंडा पी सकते हैं जितना कि घड़े में रखा हुआ शीतल जल होता है। बस इतने जल को आप सर्दी को पी सकते हैं। और खड़े-खड़े तो पीना ही नहीं है, तो फ्रिज में बहुत सारे क्या करते हैं, गर्मी में आए बाहर से एकदम और आते ही उन्होंने बोतल निकाली, फ्रिज में रखी और ठंडी लेके खड़े-खड़े ही गटागट पी गए। कभी भी गर्मी से एकदम आते ही आपको जल का सेवन तुरंत नहीं करना है, जब तक कि आप 5-7 मिनट बैठ करके अपने आप को कमरे के तापमान के अनुरूप ना कर लें, अनुकूल ना कर लें। तो आते ही एकदम आपको जल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आते ही एकदम से आपको नहाना भी नहीं चाहिए। तो ये आपको इसके लिए वर्जित किया गया है। तो ऐसे में
चीनी है, घी है, दूध है, मट्ठे का सेवन आप खूब कर सकते हैं। इन चीज़ों का शरबत पिएं, फलों का रस पिएं, नारियल पानी पिएं। सुबह और शाम को जब सूर्य की तीव्रता कम हो जाए उस समय आप भ्रमण करें। दोपहर में भोजन के उपरांत आप विश्राम कर सकते हैं, जिसके आपका भोजन आसानी से पचता है। जो अपथ्य आहार विहार है ग्रीष्म ऋतु में, वो जो नहीं करना है, तो सबसे पहले तो यह है कि जितना भी उष्ण वीर्य पदार्थ हैं, गर्म तासीर के चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनका सेवन नहीं करना है। खट्टी चीजें हैं, अमचूर, इमली, आम का अचार, इनका सेवन नहीं करना है। खट्टे पदार्थ हों या चरपरे पदार्थ हो, चटपटे मसाले वाले, इनका पदार्थ नहीं करना है। तो ऐसे सभी रूखे और कसैले पदार्थों का सेवन आप कम मात्रा में करें। इसके अलावा भारी, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा तला हुआ भोजन, तेज मिर्च मसालेदार या बासी भोजन, लाल मिर्च वाला भोजन, उड़द की दाल, इसके अलावा लहसुन, खट्टी दही, बैगन, ये सब पित्तवर्धक पदार्थ है। ये पित्त को और कुपित करेंगे और शरीर में आपको नुकसान होगा। बर्फ का सेवन भी, बर्फ भी जो है आप कहते हैं लगती ठंडी है, लेकिन इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो ज्यादा बर्फ का सेवन भी मना किया गया है, बर्फ का सेवन नहीं करना चाहिए। और आचार्य वाघभट्ट ने तो बिल्कुल मना किया है कि आपको बर्फ का सेवन करना ही नहीं चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे हमें तो गर्मी में आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो आइसक्रीम, लेकिन आइसक्रीम भी मना की गई है। आप बहुत ज्यादा कभी मन करे तो कभी अपवाद स्वरूप उसको ग्रहण कर लें। ज्यादा ठंडी ना हो, एकदम गर्म चीज के साथ ना प्रयोग करती हो कि आपने अभी गर्म भोजन किया है, उसके बाद तुरंत फिर आपने ठंडी आइसक्रीम खा ली। तो कभी कभी हल्का फुल्का खाया हुआ ना, अब जो विरुद्ध आहार है वो भी शरीर को पचा लेता है, लेकिन बार बार की गलतियों को माफ नहीं करता शरीर। तो आइसक्रीम अगर कभी खाने का मन हो तो कभी कभी खा लें, और ऐसे ध्यान रखें कि कभी गर्म वस्तु के साथ ना खाएं। अभी आपने गर्म खाया और तुरंत आप थोड़ी देर बाद ही आइसक्रीम खा लेते हैं, वो ठीक नहीं है, वो आपको तुरंत नुकसान करेगा। ऐसे ही जैसे मैं पहले बताया था कि गर्मियों में आने पर आपको बहुत यदि प्यास लगी है तो पानी एकदम से आते ना पिए, थोड़ा रुक जाए तब पिए। एक साथ ही एक गिलास से अधिक पानी ना पिए। एक गिलास पी लिया, उसके बाद आपने 10-15 मिनट फिर विश्राम लेकर के फिर एक और गिलास पी लिया, प्यास आपको लगी है तो। लेकिन एक साथ 2-3 गिलास पानी गटागट कर पी जाना वो ठीक नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखा है एक एक बोतल पूरी ऐसे पीते चले जाते हैं, नहीं, अच्छी बात नहीं है। एक साथ कभी जल नहीं पीना चाहिए। ये गर्मियों के लिए भी कहा गया है कि जब बहुत प्यास लग रही हो तब भी ऐसा नहीं व्यवहार करना है। और गुरु जी ठंडे नुकसान, वातावरण से, जी, गुरु जी नुकसान क्या करता है ऐसे पानी पी लें खड़े खड़े तो ज्यादातर? वात पित्त कफ की, अभी तो हम यही समझा रहे हैं कि जो शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति बनती बिगड़ती है तो हमारे शरीर में उसका उसके कारण से शरीर की दो प्रकृति जो है उसको बदलती है। और सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी आप अगर करेंगे तो आपके, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ उसको। नहीं, पहले, ज्यादातर सभी लोग पानी ऐसे ही पी लेते हैं ना, खड़े खड़े, कोई बैठते ही नहीं है, पानी हाँ, पी तो लेते हैं। तभी आपने देखा है कि जो लोग खड़े खड़े पानी पीते हैं आगे चल करके उनके सभी के जोड़ों में दर्द अनिवार्य रूप से दिखाई देता है। जी। इसका दुष्प्रभाव आगे बाद में चल करके शरीर पर पड़ता दिखाई देता है। उस समय नहीं पता चलता है, बाद में उस पता समय नहीं चलता पता चलता इनके। मैंने बताया ना, जब एक अभी सातम्य की बात बता रहा था मैं उस दिन, कि बहुत सारे भोजन, अभी कल शायद उसका चैप्टर रहेगा, अगला चैप्टर हमारा है आहार के संबंध में, विद्ध आहार क्या है, पथ्य आहार और हितकारी संयोग क्या है। तो कई बार होता है कि हम जैसे मना करते हैं कि शाम को हमें दही नहीं खाना चाहिए, शाम के समय फल नहीं सेवन करना चाहिए, खट्टी दही नहीं खानी चाहिए, ज्यादा देर बाद भोजन नहीं करना चाहिए। अब लेकिन हम क्या है, रात में 10-10 बजे 11 बजे तक भोजन कर रहे हैं, दाब तो में जाते हैं 12-12 बजे भोजन कर लेते हैं। तो 2-4 बार तो शरीर एडजस्ट कर लेता है। है। लेकिन जो लोग लगातार रात में देर में ही भोजन करते हैं उनकी स्थिति बहुत जल्दी खराब हो जाती है। आपने अपने आसपास यदि दृष्टि डालेंगे और गौर करेंगे तो आपको मिल जाएगा उदाहरण।
आसानी से मिल जाएगा। इसलिए कभी भी हमें, कभी भी अगर विपरीत इस तरह के विरुद्ध भी करके जाकर के, जैसे आइसक्रीम खाने की बात चल रही है, अगर कभी खानी भी है तो एक आध बार खा ली, वो शरीर उसको माफ कर देता है, एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि शरीर में हमारी इम्यूनिटी उस समय हाई है। लेकिन जैसे जैसे इम्यूनिटी कम होती है तो वैसे ही तुरंत यही गलती जो आप लगातार करते आ रहे थे, बोले हम तो हमेशा से खाते हैं रात को दही, लेकिन तब पता लगता है जैसे ही कमजोर शरीर होता है तो तुरंत सबसे पहले अटैक उसी चीज से शरीर पर हो जाता है। तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से जिस चीज को लिए मना किया गया वो मना है। बेशक आपके शरीर ने कुछ समय के लिए उससे तालमेल बिठा लिया हो, लेकिन अंततः उसका नुकसान ही होने वाला है। ठीक है, और इसको विस्तार से फिर जब हम आपको पथ्यार और हितकारी संयोग बताएंगे भोजन की, किसके साथ क्या खाना चाहिए और किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसमें आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। दही तो का अभी बताएंगे गुरुजी? अभी जैसे मैं बताऊंगा, ये पूरा इसकी लिस्ट दूंगा आपको और बताऊंगा भी। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि कभी ऐसी बाहर से जब गर्म हवा से एकदम आएंगे तो आते ही आपको एकदम से ठंडा पानी नहीं पीना है। पानी केवल उतना ठंडा पीना है जितना घड़े जितना ठंडा होता है। आते ही गर्म से आपको ठंड में नहाने नहीं है। ऐसे ही एसी से निकल करके, ठंडी जगह से निकल कर एकदम गर्म जगह नहीं जाना है। आप जैसे गर्म से ठंडे नहीं आना है, ऐसे ही ठंडे से गर्म में भी नहीं जाना है। तो दोनों स्थितियों में आपको अपने शरीर के तापक्रम को ठीक रखना है। और एक एग्जाम्पल इसमें मैं और देना चाहूंगा। मेरे एक मित्र हैं यहीं मुरादाबाद में, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, और एक अच्छे बड़े अधिकारी हैं एक कंपनी में। तो हमारे शरीर में अग्नि का जो आश्रय स्थल होता है ना, वो होता है अग्नाशय में। अग्नाशय हिंदी में है, लेकिन उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में अग्नाशय को? जहाँ पर इंसुलिन बनता है। पेनक्रियाज गुरुजी। पैनक्रियाज, यस, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो है, ये अग्नाशय जो है, ये अग्नि का आश्रय स्थल है। और बताऊं कि पैनक्रियाज ही के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा ही हमारे शरीर का जो तापक्रम 37 डिग्री बना रहना चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका भी नियंत्रित करने का काम, जैसे कि घर में पंखे के लिए या अन्य वस्तुओं के लिए, उपकरणों के लिए रेगुलेटर होता है ना, हीटर के लिए भी होता है, पंखों के लिए होता है कि इसको कितना तेज कम करना है या बढ़ाना है। तो ऐसे शरीर में तापक्रम उतना बना रहे, उसके ये काम जो होता है ये पेनक्रियाज से होता है कंट्रोल। और वो पेनक्रियाज सर्दी गर्मी करने से इफेक्टेड होता है। शरीर में आप देखते हैं कि जब आपके शरीर का तापमान 99 डिग्री हो जाता है ना, 0.4 डिग्री बढ़ जाता है कुल, 98.6 डिग्री से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो ऐसे समय पे आपका तुरंत शरीर निढाल हो जाता है, क्या है, अरे शरीर बड़ा घिरा घिरा सा है, हरारत सी है, थोड़ा शरीर गर्म है, काम करने में मन नहीं कर रहा, शरीर की मांसपेशियां दुखनी शुरू हो गई हैं। तो शरीर की तुरंत इस प्रकार की जो व्यवहार है ना, ये ऐसे समय पे भी तुरंत दिखने लगता है। तो कभी भी सर्दी से गर्म में और गर्म से सर्दी में नहीं जाते हैं। ये शरीर के अग्नाशय पर प्रभाव पड़ता है, और शरीर में अग्नाशय के प्रभाव से हमारे शरीर में प्रमेह रोग के बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। प्रमेह रोग में मधुमेह भी आता है, जिसे कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज रोग भी जो है इस प्रकार के असामान्य व्यवहार करने से बढ़ता है। डायबिटीज हमारे शरीर में ज़्यादा टेंशन करने से बढ़ता है। डायबिटीज किसी बात की ज़्यादा चिंता करने से बढ़ता है, ज़्यादा क्रोध करने से बढ़ता है। तो डायबिटीज को नियंत्रित रखने के लिए हमें जहाँ जीवनचर्या को ठीक रखना होता है, खान पान ठीक रखना होता है, इन छोटी छोटी चीज़ों का शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी कह रहे थे ना बहुत सारे कर लेते हैं, नहीं, ये आपको हो सकता है तत्काल कभी दिखाई ना दे कि अभी हमने करा था, हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आने वाले किसी भी दिन, किसी भी समय इसका भयंकर रूप, बल्कि मैंने हाँ जो आपको उदाहरण बाबा के दे रहा था, उसमें उनके शरीर का तापक्रम यानी जो अग्नाशय की क्रिया थी पेनक्रियाज की, उसने काम करना एक तरह से बंद सा कर दिया। अब बाहर तापक्रम है कितना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड,
अब यदि शरीर भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा तो खून खौल कर शरीर सूख जाएगा, जल जाएगा पूरा। ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर को आर्टिफिशियल टेम्परेचर रूम जैसे बना करके उसमें उनको रखना पड़ा। उसका ट्रीटमेंट हुआ। 2-3 दिन बाद जा करके, ट्रीटमेंट के बाद फिर अग्नाशय ने पेनक्रियाज में काम करना ठीक शुरू किया। बहुत गंभीर स्थिति हो गई थी और ऐसे में तो शरीर 1 मिनट भी चलना मुश्किल हो जाता है, फिर वो तुरंत कोलैप्स कर जाता है। सारे सिस्टम जितने भी अंग लगे हुए हैं ना, उपकरण लगे हैं अलग अलग। ब्लड फेंकने के लिए हमारा टुल्लू पंप लगा है, क्या कहते हैं इसको, हृदय। श्वास के लिए हमारा एक ब्लैडर लगा हुआ है, पंप कर रहा है। लंग्स हमारे, ऐसे खून की छनाई के लिए किडनी लगी हुई है। ये तीनों अंग सबसे पहले बैठ जाते हैं और जैसे ये तीनों अंग बैठे, शरीर हमारा कोलैप्स कर जाता है। माइंड जो हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें रक्त का आना और जाना, कई बार नसें पारिक फट जाती हैं प्रेशर से, वो ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो जाता है। और इस प्रकार से मैंने कुछ भी आप एक मैंने केस और सुना था जिसमें जैसे कोई बाहर से आया, बहुत गर्मी लग रही थी और आते ही वो पानी के नीचे खड़े हो गए ठंडे में, तो ब्रेन हेमरेज हो गया उनको, तो लेने देने पड़ जाते हैं कई बार। तो इसलिए गर्म से सर्दी में नहीं आना है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया। ये ग्रीष्म ऋतु के लिए हमको जो पथ्य पथ का ध्यान रखना है। ऐसे ही फिर ग्रीष्म के बाद आ जाती है वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु में हमें क्या करना है, तो वातावरण में क्योंकि अब नमी बढ़ गई है, गर्मी भी है और नमी भी है, दोनों चीजें अब हो गई। यानी अभी पूरी तरह सर्दी नहीं आई है, रात में हल्की हल्की सर्दी हो रही है, लेकिन दिन में भयंकर गर्मी है और साथ में नमी भी है, कुछ बारिश भी हो जाती है और वो जो वाष्प है वो नमी भी गर्म हो गई है। ऐसी स्थिति में जो हमारे वात पित्त कफ है उसमें फिर दोष शुरू होता है। तो हमें रुक्षता के साथ साथ जब नमी आती है तो एक तरफ तो कफ बढ़ता है, दूसरा एक तरफ पित्त बढ़ता है। वातावरण में भी जगह जगह पानी, ताल तलैया भर जाते हैं, जगह जगह तो मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े इनकी पैदावार बहुत बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, इससे संबंधित जो रोग हैं, मलेरिया वगैरह, ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और पाचन शक्ति जो है फिर दुर्बल होनी शुरू हो जाती है ऐसे समय में, क्योंकि हमारे शरीर में जो है वो नमी और रुक्षता दोनों जगह काम कर रही है। तो शरीर में एक तरफ कभी गर्मी लगती है, कभी मन करता है बहुत पानी पिए, कई बार एकदम ठंड का एहसास होता है। तो अचानक जब बरसात आ गई तो शरीर फिर ठंडा हो गया, थोड़ी देर बाद फिर धूप निकल आई तो गर्म हो गया। इस प्रकार की स्थिति में हमारे जो वात भी है वो भी कुपित हो जाता है और वात संबंधी रोग हमारे शरीर में दिखाई प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। तो नमी में कमी और सूरज की गर्मी से फिर पित्त दोष जो है, पित्त भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और मक्खी मच्छर के कारण से मलेरिया, फाइलेरिया और आपके फ्लू, जुकाम, दस्त, हैजा, पेचिस, पेट में सूजन, आंतों में सूजन, सिर में दर्द, बीपी का हाई हो जाना, चर्म रोग, विभिन्न चमड़ियों पे मतलब तरह तरह के दद्रू दाद बोलते हैं जिसको, दाद है, हर्पीज है, सोराइसिस, ये रोग बढ़ने शुरू हो जाते हैं। शरीर में खुजली बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये पित्त के प्रकोप के कारण से होती है और उधर वातावरण में नमी भी है, उधर पित्त भी बढ़ रहा है, तो इसके कारण से ये शरीर उपद्रव करने लगता है। उधर वात धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि रात्रि में ठंड पड़ती है, दिन में गर्मी। तो इस तरह से वात भी एक तरफ बढ़ता है, दूसरा पित्त कुपित होता है, शरीर में उपद्रव हो जाते हैं शुरू। तो शरीर में उस बहुत सतर्कता के साथ बरसात में तो कभी भी जो हमें पथ्य आहार विहार रखना है उसका हमेशा पालन करना चाहिए। तो वात को शांत रखने वाले पदार्थों का एक तो सेवन करें, बहुत जरूरी है, वो हमारे शरीर के हितकारी है। इसके अलावा हमारे पुराने अनाज का सेवन करना चाहिए। सुपाच्य भोजन करें, खिचड़ी, दलिया, चिवड़ा, दही, मूंग की दाल, अरहर की दाल और सब्जियों में लौकी, तुरई, परवल, सेम, ये इस तरह के जो हैं, पुदीना, धनिया, इनका सेवन करें। इनके सब्जियों के सूप सेवन कर सकते हैं, रस सेवन कर सकते हैं फलों का। इसके अलावा फलों में जैसे सेब है, केला है, अनार है और सबसे बढ़िया फल आता है एक नाशपाती। नाशपाती मतलब इसका वैसे देखा जाए तो नाम बदल गया, इसको कहा गया वैद्यों द्वारा
नाशपित्ती, कि पित्त का नाश करने वाला फल, एक नाशपाती अगर जो घंटी के आकार की होती है, बड़ी साइज की, एक तो आपको कई और उसकी प्रजाति आने लगी हैं, जो बब्बू गोशा बोलते हैं, क्या उसको नाक बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो जो बड़ी साइज की होती है, हरी, थोड़ी सख्त भी होती है खाने में, घंटी के आकार की, उसको यदि एक आप खा लेते हैं तो इतनी क्षारीय होती है वो, कि आपके भोजन के पेट के अंदर जो भी अम्लता है, पित्त बढ़ा हुआ है, उसको सबको वो शमन करती है, उसको सबको एडजस्ट करके न्यूट्रल कर देती है। तो एक उन दिनों नाशपाती का आप सेवन जरूर करें। इसके अलावा उन दिनों पानी के फल, ये अपना सिंघाड़ा आता है, सिंघाड़ा भी ठंडा होता है, शीतल, तो इसका सेवन कर सकते हैं, और जो पौष्टिक भी होता है। इसके अलावा करेला, कटहल, ये सब आप जो है इनको सेवन नहीं करेंगे, ये जो है ये गैस बनाते हैं। अरबी है, और ये सब जो है आपको फिर गैस बनाएंगे, तो ये आपको बहुत हानिकारक है, तो इनका ध्यान नहीं करना है। इसके अलावा हम उन दिनों जामुन आते हैं, जामुन का प्रयोग करें, पके आम हैं, इनका दूध के साथ सेवन करें, और विशेषकर बरसातों में जल की शुद्धि पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जल में अगर वायरस बैक्टीरिया है तो जल को या तो उबाल करके ठंडा करके पिएं, या आपके पास अगर कोई फिल्टर लगा हुआ है तो फिल्टर का प्रयोग करके, और नहीं तो घर के पानी में अगर आप एक बाल्टी में अगर एक चुटकी फिटकरी की डाल देते हैं, तो किसी भी प्रकार का वायरस बैक्टीरिया जो पानी के अंदर है वो मर जाता है। और उसके नीचे आप देखिए, पानी कितना भी साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसके कुछ समय बाद पानी के नीचे तलहटी में आपको मटमैली मैल की परत दिखाई देगी। उस पानी के अंदर से सारे वायरस बैक्टीरिया को मार देता है, सफाई कर देता है, और वो औषधि दृष्टि से भी अच्छा होता है। फिटकरी का पानी पीने से शरीर को भी लाभ मिलता है, और शरीर के अंदर जो कभी सूजन है, कहीं कोई पित्त की अधिकता से कारण से कोई घाव है, कहीं कोई ब्लड का, यानी पित्त, जो फिटकरी का पानी आपके पेट के लिए लाभकारी रहता है। ज्यादा नहीं डालें। गुरुजी टेस्ट चेंज नहीं होगा उसका? है जी, टेस्ट चेंज नहीं हो जाएगा उसका? नहीं होता है, पानी आपको अच्छा। बहुत अच्छा मीठा लगेगा। अच्छा। और ज्यादा नहीं डालना, एक बाल्टी में एक चुटकी, जी। ज्यादा नहीं डालना है ना, इतना टेस्ट चेंज नहीं ठीक। करना है। लेकिन टेस्ट चेंज बिल्कुल नहीं, किसी को भी पता नहीं चलेगा इसमें क्या डाला है। अच्छा। पानी ठीक है, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा और शुद्ध हो जाता है सबसे बड़ा। तो बरसातों में विशेषकर पानी को, वैसे तो अगर आप साल भर में भी अगर आपको लगता है कि पानी आपके आसपास अशुद्ध पानी आ रहा है, तो आप उसमें चुटकी भर रोज डाल सकते हैं, पूरे वर्ष भर डाल सकते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु में विशेषकर, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया उन दिनों प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़े हुए होते हैं वातावरण में, तो पानी की शुद्धता का ध्यान वर्षा के में बहुत रखना चाहिए। इसके अलावा जो वातवर्धक, जो हमारी फली वाली सब्जियां हैं, मटर है, और सेम है, और आलू, कटहल, सिंघाड़ा, ये सब जो है इनका सेवन फिर बंद कर देना है। वर्षा काल में जो पानी में गर्मियों में सत्तू घोल के पीते हैं, बिहार वगैरह के सब बहुत पिया जाता है, वो वैसे पौष्टिक होगा, गर्मियों में शीतलता देने वाला होगा। अब बरसात में अगर उसको ले लेंगे तो वर्षा ऋतु में फिर वो हानि करने वाला है। तो ऐसे में इस पानी में सत्तू का सेवन भी फिर बंद कर देना है, नहीं लेना है। और फिर खट्टे पदार्थ जो है उनका सेवन बिल्कुल नहीं लेना है, खट्टे पदार्थ बंद कर देने हैं। पित्त बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन भी नहीं करना है। और सावन में दूध का सेवन भी बंद कर देना है। पूरे वर्ष में एक ही महीना ऐसा आता है जब दूध का सेवन बंद किया जाता है, क्योंकि उस समय पे दूध का पचना शरीर में थोड़ा कम हो जाता है, शरीर दूध नहीं पचता। और फिर सावन में तो इसीलिए हमारी संस्कृति में सावन के महीने में हम लोग शिव जी पे जल चढ़ाया करते हैं, है ना। जल के साथ क्या चढ़ाते हैं? दूध, क्योंकि मनुष्य को जल पीना, उस समय दूध पीना मना है, दूध नुकसान करता है। तो ऐसे में केवल एक महीना होता है पूरे वर्ष में जब दूध को नहीं पीना चाहिए, कम पीना चाहिए। बच्चों को ही केवल जब से बस दिया जाता है, बाकी बड़ों को दूध बंद कर देते हैं। तो सावन में जैसे कहते हैं दूध, और भादों के महीने में छाछ, क्वार में करेला, और कार्तिक में दही का सेवन मना होता है। बाकी इसका एक पूरा फॉर्मूला है 12 महीने का, वो मैं डाल दूंगा ग्रुप में, आपको उसमें से नोट कर लीजिएगा। पूरा चैत से लेकर के है, चैत से लेकर 12 महीने का है, वो मैं दे दूंगा आपको, वो मिल जाएगा आपको।
और ऐसे समय में वर्षा ऋतु में फिर रात के समय में दही और मट्ठा सेवन बिल्कुल नहीं करना है भूल कर भी, वो आपको तुरंत नुकसान करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वर्षा ऋतु में भी हमारा जो खान पान है किस प्रकार से रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने सभी ऋतुओं का खान पीन का चैप्टर देख लिया है। और ऋतुचर्या इसी को कहते हैं कि ऋतु के अनुकूल हमारे जो लाभकारी है वो हमको खाना है, जो हमारे प्रकृति के अनुकूल है वो खाना है। और महर्षि चरक की भाषा में कहूँ, महर्षि वाग्भट की, हमारा भोजन हितभुक ऋतभुक और मितभुक होना चाहिए प्रत्येक समय में, गुरुजी, प्रत्येक मौसम में, प्रत्येक। जी वर्षा ऋतु में तो दही का सेवन नहीं करते, लेकिन जैसे अब गर्मी है तो कभी कभी जैसे वो ले लेते हैं लस्सी, तो वो भी नुकसान ही करता है ज्यादातर रात में। जी 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 लस्सी लस्सी पीना भी नुकसान करता है रात में जी कभी जी कभी जी पी